बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। MTH 623 टेंसर एनालिसिस की फ़ाइनल टर्म की लेक्चर सीरीज़ में इस वीडियो में हम लेक्चर नंबर 72, 73 और 74 को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। तो 72 में हमने इससे पहले 71, 70 और 69 में ऑलमोस्ट कर्वेचर और एब्सोल्यूट डिफरेंशिएशन और लास्ट में जोडेसिक्स के बारे में पढ़ा। और हमने ये देखा कि अगर कर्वेचर ज़ीरो हो तो उस ज़ीरो कर्वेचर को हम जोडेसिक्स का नाम देते हैं। तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है वो हम करते हैं आज। इफ़ द मैट्रिक फॉर एक्स आई सिस्टम, ये एक मैट्रिक दिया हुआ है। नॉर्मली आपको मैट्रिक्स पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी बोल देता है कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक वो मैट्रिक है, तो उससे आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। लेकिन यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स है ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का नहीं है, ये थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, जो उसका बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो 1 0 0 x1 का स्क्वायर होता है, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है, तो इसलिए इसको हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें आगे क्या पूछ रहा है? राइट द डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ द जोडेसिक्स। जोडेसिक्स की हमने डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है, जबकि u की ये वैल्यू है और v की ये वैल्यू है। यानी पहला जो है वो u है, उसको आप लट कर लेंगे, दूसरे को v लट कर लेंगे, यानी पैरामीट्रिक इक्वेशन दी हुई है। सेकंड में हम इसकी इंटीग्रेशन भी निकालनी है बाद में। तो चले देखते हैं पहले u इज इक्वल टू दिस, v इज इक्वल टू दिस। तो ये हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका हम इन्वर्स भी निकाल लेते हैं ताकि जहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़े हम पुट कर सकें। ठीक है, अब जोडेसिक इक्वेशन का हमें पता है। जोडेसिक इक्वेशन ये हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि इसके इक्वल होता है। ठीक है, यानी कर्वेचर में यहाँ पर अब ज़ीरो आ जाता है। तो इस इक्वेशन में जो जो चीज़ें चाहिए वो हम निकालेंगे। पहले तो हम ये क्रिस्टोफर सिंबल की सारी वैल्यूज़ निकालेंगे। अब वेरिएशन जो है वो 1 से 2 तक है, तो क्रिस्टोफर सिंबल की वेरिएशन हम देंगे 1 और 2 तक। तो अब चूंकि ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये मैट्रिक्स नहीं दिए हुए, जनरल दिया हो, तो उसी को हम लेके सॉल्व करेंगे। ये फार्मूला आपको पता है, ये आपने पढ़ा हुआ है IJK वाला। तो ये थोड़ा सा इसने डिफरेंट किया हुआ है। IJK JKR यहाँ से यानी स्टार्ट करना है। अगर तो वो नीचे होता, फर्स्ट काइंड होता, तो वो आपको पता है वो कैसे हम निकालते हैं। JK से हम स्टार्ट करेंगे माइनस से, JKR, फिर KRJ, फिर RJK, ये तीनों आ जाएंगे। ये आपने पीछे पढ़ा हुआ है, तो ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब वेरिएशन देंगे, 1 1 वेरिएशन देंगे सबकी। तो 1 1 वेरिएशन देने के बाद G11 का मतलब है फर्स्ट एलिमेंट। वैसे भी ये प्लस माइनस कट गया आपके, बाकी ये बच गया। अब G11 का मतलब है कि फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में पहला एलिमेंट, यानी ये वाला एलिमेंट आ जाएगा। और इसकी आपने डिफरेंशिएशन 1 से करनी है, यानी u के हिसाब से या x1 के हिसाब से ही आप इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे। तो x के हिसाब से करेंगे तो 1/x1 आ जाएगा, क्योंकि 2 2 से कट जाएगा ना। ये x2 की x1 स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर शुरू में आ गया और पावर 1 माइनस हो जाती है, तो ये 2 2 से कट जाता है। ठीक है, तो फाइनली हल करने के बाद आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है जी। अब ये यहाँ पर G11 इसकी वैल्यू भी निकालेंगे, तो इसकी वैल्यू तो हम इन्वर्स मैट्रिक्स से निकाल सकते हैं, जो कि ये है। ठीक है जी। तो ये सारी वैल्यू निकालने के बाद यहाँ कीमतें पुट कर दें। इसी तरह 1 to 1, यानी ये जितने भी क्रिस्टोफर सिंबल आपको चाहिए वो हम निकाल लेंगे। तो मोस्टली इसमें ज़ीरो आएंगे, जो ज़ीरो हैं उनको आप इग्नोर करेंगे। तो जो नॉन ज़ीरो होगा बस वो पहले वाला ही होगा, जिसका आंसर 1/x1 है। तो अब हम इसमें चूँकि ये क्रिस्टोफर सिंबल 1 1 1 वाला हमें चाहिए, तो उसी के हिसाब से हम इसकी वेरिएशन करेंगे। यानी दोनों डमी इंडेक्स हैं P एंड Q,
तो इसकी जगह 1 1 आ जाएगा। तो 1 1 आने के बाद फाइनली इसको आप सॉल्व करेंगे तो लास्ट में जो दिया हुआ है u इज इक्वल टू दिस और v इज इक्वल टू दिस, वो हम इसमें x1 की कीमत निकाल लेंगे u के रेफरेंस से, u के रिस्पेक्टिव, तो ये आ जाएगी। इस तरह इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे तो वो यहाँ पर पुट कर देंगे जो भी कीमत आएगी। ठीक है जी, ये कीमत पुट करके ये आपका आंसर निकल आएगा x1 के रिस्पेक्टिव। तो du स्क्वायर और ds स्क्वायर, फाइनली आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह अब हम वेरिएशन 2 भी दे सकते हैं। 2 चूँकि सारा ज़ीरो है तो ये तो सारा ज़ीरो आपका आ जाएगा, यानी ये 2 वेरिएशन देने से ज़ीरो आ रहा है तो ये आपका ज़ीरो आ जाएगा। सिंपली ये चीज़ बच जाएगी इज इक्वल टू दिस। अब इसमें x2 जो है वो v के बराबर है, इसमें हम v रख लेंगे तो ये आपका सेकंड आंसर आ जाएगा। तो ये जियोडेसिक इक्वेशंस आ जाएंगी। अब आगे इनकी हम इंटीग्रेशन कर लेंगे। इंटीग्रेशन करने के लिए du स्क्वायर ओवर ds इज इक्वल टू 0, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो ये c1 आ जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे स्क्वायर कट जाएगा ना, तो ये c1 आ जाएगा। अगेन इसकी इंटीग्रेशन करेंगे u c1s c2, इसको इक्वेशन यहाँ तक रहने दें फिर भी ठीक है। इस तरह dv का करेंगे तो v का आंसर ये आ जाएगा। ठीक है जी। मज़ीद उसने आगे s की कीमतें निकाली हुई हैं, तो s इज इक्वल टू वो आप प्लस माइनस करके s की कीमत और u वगैरह की कीमतें निकाल सकते हैं, p वगैरह q की कीमतें निकाल सकते हैं, ना भी निकाले तो इनफ है उतना ही। नेक्स्ट 73 में देखते हैं जी, फाइंड द एब्सोल्यूट डिफरेंशिएशन ऑफ टेंसर t कंट्रावेरिएंट इंडेक्स के साथ है, यानी कंट्रावेरिएंट टेंसर दिया आपको, ये उसके दिए हुए हैं। अलॉन्ग कर्व c विद द पैरामीटर इक्वेशन x1 इज इक्वल टू b, x2 इज इक्वल टू t। अब यहाँ पर x1 की जगह b है, x2 की जगह t है इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब देखिएगा उसने खुद ही बोल दिया है जो मैट्रिक्स है वो आपका किस में है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में है। तो इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें पता है जी आई जी इक्वल टू 1 0 0 x1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर निकालना क्या है, हमने एब्सोल्यूट डिफरेंशिएशन निकालना है। तो एब्सोल्यूट डिफरेंशिएशन निकालने के लिए आपने फार्मूला पीछे पढ़ा हुआ है। एब्सोल्यूट डिफरेंशिएशन का फार्मूला ये हमने सीखा हुआ था। ठीक है जी, ये लास्ट लेक्चर्स में हमने पढ़ा था ये एब्सोल्यूट डिफरेंशिएशन का फार्मूला। इट मीन्स इसमें भी आपको ये क्रिस्टोफल सिंबल की वैल्यू चाहिए। तो क्रिस्टोफल वैल्यू निकालनी हमने, क्रिस्टोफल सिंबल सेकंड काइंड की वैल्यू निकालनी। ये आपने अभी उसी फार्मूले से जो फार्मूला आपको दिया हुआ था, लेकिन ये आपको वैसे भी याद हो जानी चाहिए। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में -1 to 2 की -x1 आएगी। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये नॉन जीरो है, बाकी जीरो होंगे सारे। कौन कौन से नॉन जीरो होते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में? अगर ये दोनों बराबर हों, ठीक है, या फिर ये ऊपर नीचे कोई एक बराबर हो, तो वह नॉन जीरो, बाकी आपकी ज़ीरो है। ठीक है जी, ये हमने पीछे पढ़ा हुआ था ये भी। तो ये वैल्यूज़ निकाल ली। वैल्यूज़ निकालने के बाद हम इस फार्मूले में पुट करेंगे पार्शियल। अब इसको वेरिएशन देंगे t1 और t2 के हिसाब से। पहले 1 दी वेरिएशन, 1 वेरिएशन देने के बाद अब चूँकि हमारे पास वैल्यू 1 के साथ ये दो वैल्यूज़ हैं 1 to 2, तो ये 1 to 2 के रिस्पेक्टिव हम इसकी वेरिएशन देंगे, यानी JB2 और KB2 डमी इंडेक्सेस दोनों हैं, तो इस J और K की जगह 2 आ जाएगा। ठीक है, फाइनली इसका जब आप आंसर लेंगे तो ये आपका फाइनल एब्सोल्यूट डिफरेंशिएशन आ जाएगी। ठीक है जी, इसी तरह वेरिएशन 2 दे लेंगे। वेरिएशन 2 देने के बाद भी आपका जो आंसर आएगा वो एब्सोल्यूट डिफरेंशिएशन में आएगा। ठीक है जी। सेकंड है जी, फाइंड द डाइवर्जेंस ऑफ दिस। ये ए कंट्रावेरिएंट टेंसर दिया हुआ है, उसके पैरामीटर भी दिए हुए हैं, यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोऑर्डिनेट भी दिए हुए हैं, और ये भी बोल दिया हुआ है कि ये पोलर कोऑर्डिनेट है। पोलर कोऑर्डिनेट में फिर वही आपको ये याद हो जानी चाहिए। अब 1 to 2 -x और 2 to 1 1 over x, x और 1 over x, ये आपको अब याद हो जानी चाहिए वैसे भी ज़ुबानी भी। ठीक है जी। तो अब हमने क्या निकालना है, डाइवर्जेंस निकालना है। तो डाइवर्जेंस का आपको फार्मूला पता है। डाइवर्जेंस टेंसर की फॉर्म में अगर लिखेंगे तो I सेमीकोलन I, ये आपने पीछे पढ़ा हुआ था, ये मैंने प्रूव भी करवाया हुआ है और आपको बताया भी हुआ है कैसे आपने बनाना है।
ठीक है जी। और इसका भी आपको ये फार्मूला आता है सारा। अब इसकी हम वेरिएशन देंगे, तो वेरिएशन के लिए पहले 1 1 दी, फिर 2 2 दी, ठीक है जी। यानी पहले इसको वेरिएशन देंगे, इसको वेरिएशन देने के बाद अब हम यहाँ पर चूँकि हमारे पास जो वैल्यू है वो क्रिस्टोफर सिंबल में ये 0 आ जाएगा, जो वैल्यू है उसी के हिसाब से आप यहाँ पर 2 2 की वेरिएशन में आप पुट करेंगे तो ये सारी कीमतें आपकी आ जाएंगी। इस तरह कर्ल है, कर्ल भी आप इजीली निकाल लेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। फाइंड लैप्लासियन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसी तरह आपने लैप्लासियन भी निकालना है। तो लैप्लासियन बेसिकली वो डाइवर्जेंस जो पीछे आपने निकाला है उसी से आप निकाल सकते हैं। इसको मैं हल नहीं कर रहा क्योंकि ये इजी है, ये आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। चलो जी, नेक्स्ट हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ टेंसर इन स्फेरिकल रिलेटिविटी। अब हमारा न्यू टॉपिक शुरू हो गया है, तो अब हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को देखते हैं कि ये क्या है। 3 पोस्टुलेट हैं इस थ्योरी के, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के। ये किसने बताई थी, किसने प्रपोज की थी? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, ठीक है। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश की, जिसके 3 पोस्टुलेट हैं। पहला पोस्टुलेट क्या है, जिसको हम प्रिंसिपल पोस्टुलेट भी कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी। लॉ ऑफ फिजिक्स आर द सेम इन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम्स। पहला पोस्टुलेट ये है कि फिजिक्स के जितने भी लॉज हैं वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होंगे, सेम होंगे। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, यानी एक ऐसा रेफरेंस जो या तो स्टैटिक हालत में है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में जा रहा है। ये आगे हम देखेंगे, इसको पढ़ेंगे आगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को। नेक्स्ट सेकंड पोस्टुलेट है द स्पीड ऑफ लाइट इज इनवेरिएंट, यानी स्पीड ऑफ लाइट चेंज नहीं होती अगर किस में हो, ऑल ऑब्जर्विंग इनर्शियल फ्रेम विल मेजर द सेम स्पीड ऑफ लाइट रिगार्डलेस ऑफ देयर स्टेट ऑफ मोशन। यानी अगर तो तमाम के तमाम ऑब्जर्वर जो हैं वो स्पीड को ऑब्जर्व कर रहे हों इन इनर्शियल फ्रेम में, तो उस सूरत में स्पीड की लाइट क्या होगी, चेंज नहीं होगी, सेम होगी। तीसरा पोस्टुलेट है यूनिफॉर्म मोशन इज इनवेरिएंट। इसी तरह यूनिफॉर्म मोशन जो है वो भी चेंज नहीं होगी, वो भी इनवेरिएंट है, वो हर जगह क्या होगी, सेम होगी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। तो अब यहाँ पर अगर आप गौर करें तो तीनों में इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जिक्र है। पहले में है कि आपके तमाम के तमाम जो लॉ हैं वो फिजिक्स के होल्ड करेंगे, दूसरे में है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो सेम रहेगी, तीसरे में है कि वो जो यूनिफॉर्म मोशन है वो इनवेरिएंट होगी। ये 3 पोस्टुलेट है। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो आपको समझ आ जाएगी। अगर आप के गांव में या सिटी में किसी ने आपसे कोई एड्रेस पूछना हो, तो एड्रेस जब आप बताते हैं तो आप उसको एक ख़ास से रेफरेंस देते हैं जी, फ़लाँ बस स्टॉप से आप लेफ़्ट हो जाएं या राइट हो जाएं, या फिर फ़लाँ शॉप से आप या फ़लाँ मॉल से। वो जो मॉल होता है ना आपका, वो आपका एक रेफरेंस होता है, ठीक है। इसी तरह जब आप रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं तो पहले एक फ्रेम बना लेते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना लेते हैं जिसको आप फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। तो वही आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है इसको हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का नाम भी देते हैं अगर वो स्टैटिक हो, यानी चेंज ना हो तो, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज डिफाइंड एज कोऑर्डिनेट सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू विच कैन स्टडी द मोशन ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट, यानी जिससे दूसरे की मोशन है आप क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ बस, ट्रेन, द अर्थ एंड रोड एट्सेट्रा। तो ये सारे के सारे क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वही बात आ गई कि अगर तो स्टैटिक हालत में यानी नो नॉन एक्सेलरेशन, कोई जिसम स्टैटिक हालत में हो या फिर यूनिफॉर्म मोशन में हो, तो तब वो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या कहलाएगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा, ठीक है। इसी तरह उसने एक एग्जांपल दिया, इनसाइड अ बस मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी विद अ बॉल इनसाइड। अगर एक बस में बॉल मूव कर रहा है तो अब आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस बस है, ना कि बाहर वाली चीज़ें हैं। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो जो बॉल है उसकी मोशन हम ऑब्जर्व कर रहे हैं
एक ख़ास फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। ठीक है जी। आगे जी इवेंट स्पेस क्या है। इससे पहले आपने स्पेस देखा था, अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट आ जाए तो वो आपका स्पेस कहलाता है। लेकिन अगर एक और आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम टाइम इन्वॉल्व हो जाए तो उसको हम इवेंट स्पेस का नाम देते हैं। ठीक है, ये जबकि टी इज टाइम इवेंट एंड एक्स वाई जी इज द लोकेशन ऑफ द इवेंट इन द ऑर्डिनरी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। और ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट सिस्टम का नाम। ये 4D बन गया, पहले तो 3D डायमेंशन था, अब ये 4D बन गया, तो इसलिए इसको हम R4 स्पेस के पॉइंट का नाम भी देते हैं। ठीक है जी। इवेंट आई अगर आपके पास एक सिस्टम है, अब इवेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3 की बजाय 4 कोऑर्डिनेट होंगे, यानी ये 0 1 2 3। ये 0 है, ये आपका किसको शो करेगा, टाइम को। ठीक है जी। और x 0 इज इक्वल टू सी टी, टी इज द टाइम। ठीक है, इसको हम टेम्पोरल कोऑर्डिनेट भी कहते हैं। और c जो है वो स्पीड है। यानी 4 कोऑर्डिनेट दे के आपसे पूछा जा सकता है कि टेम्पोरल कोऑर्डिनेट कौन सा है, तो वो आपका पहले वाला टाइम से रिलेटेड जो आपका टेम्पोरल कोऑर्डिनेट होगा। बाकी जो है वो पोजिशनल कोऑर्डिनेट कहलाएंगे आपके। ठीक है जी। अब इसी तरह अगर आपके पास सपोज 2 इवेंट हैं E1 E2, तो दे आर आइडेंटिकल, वो दोनों सेम होंगे अगर x1 इज इक्वल टू x2 फॉर ऑल i। अगर तो उनके क्या होंगे, कोऑर्डिनेट सेम होंगे, तमाम के तमाम कोऑर्डिनेट सेम होंगे, तो वो इवेंट भी क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तमाम के तमाम का मतलब ये है x0 x1 x2 x3 ये आप E1 कर लें। ठीक है, और इसी तरह आपका दूसरा इवेंट है E2, जिसमें आप कह लेते हैं जी x बार 0 x बार 1 एंड सो ऑन 4 तक। तो ये दोनों अगर सेम हो, यानी इन तमाम के तमाम कोऑर्डिनेट का असर इनके बराबर हो, तब हम बोलेंगे ये दोनों इवेंट क्या है, आइडेंटिकल है, सेम है। सिंपल सी बात है। ठीक है, अगर सेकंड में x1 i इज इक्वल टू x नहीं, इसमें नेक्स्ट हमने ये देखना था, दे आर साइमल्टेनियस। अब ये साइमल्टेनियस कब होंगे, जब पहला यानी दोनों का टाइम सेम होगा, यानी दोनों एक जितना टाइम ले रहे हैं, तो दोनों इवेंट हम बोलेंगे कि ये क्या है, साइमल्टेनियस है। ठीक है, और ये कोपोजिशनल कब होंगे, जब इनकी दूसरे यानी टाइम के अलावा जो हैं वो क्या होंगी, सेम होंगी। ठीक है, कोपोजिशनल होंगे। जी, स्पेशल डिस्टेंस बिटवीन E1 एंड E2। अब इन दो इवेंट का डिस्टेंस जैसे मैंने ऊपर दिया था, वो कैसे निकालना है। डिस्टेंस निकालना इजी है, इससे पहले भी आपने देखा हुआ था। स्पेशल डिस्टेंस है जी, स्पेशल मीन्स स्पेस से रिलेटेड है, यानी टाइम से रिलेटेड टेम्पोरल है और स्पेस से रिलेटेड स्पेशियल है। ठीक है जी, ये स्पेशल नहीं स्पेशियल है। ठीक है, ये डिफरेंट है। तो डिस्टेंस इस तरह उसका 1 का 2 का स्क्वायर ले लेते हैं। इसमें चूंकि 3 इवेंट टाइम भी इन्वॉल्व है, तो इसमें तीसरा भी साथ आ जाएगा। आगे लेंथ निकालनी है, तो लेंथ के लिए चारों का आपस में लिंक करेंगे इवेंट। अगर यानी अगर आपके पास इवेंट E है जिसमें x0 x1 x2 एंड x4 तक है, तो इनका डिफरेंस ले लेंगे। लेकिन यहाँ पर ये एक चीज़ ख़ास ख्याल रखना है कि अगर टाइम में प्लस है तो बाकी सारे माइनस होने चाहिए, अगर टाइम में माइनस है तो बाकी सारे प्लस होने चाहिए। यानी ये इस तरह भी आ सकता है, x इसका स्क्वायर, ये आप माइनस में ले रहे हैं
तो बाकी सारे क्या आएंगे, प्लस आएंगे। ठीक है जी, यानी अगर पहला माइनस है तो बाकी प्लस, टाइम वाला प्लस है तो बाकी माइनस आ जाएगी। ठीक है जी, ये याद रखना है आपने। तो ये इन सब का स्क्वायर जो है ये आपका किसके इक्वल होगा, इसको हम क्या नाम देंगे, रिलेटिविस्टिक लेंथ, रिलेटिविस्टिक लेंथ का नाम देंगे जी, लेंथ यानी निकालने के लिए हम इसको कह सकते हैं। ठीक है जी, मोर जनरलाइज लेंथ ऑफ रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन E1 E2 इज़, तो इसको मोर जनरलाइज फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, डिस्टेंस लिख दिया साथ, जस्ट बाकी सारा वही है। ठीक है, जी स्पेस लाइक क्या है, अगर इफ़ ds स्क्वायर, यानी ये जो इंटरवल की टाइप हम देखेंगे अब, चलें इसको हम नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले लेक्चर में देखेंगे। होपफुली आपको समझ आई होगी। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले पहुंच सके।